वेलकम एवरीवन, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर अयूब सर क्लासेस पर। देखिए, हम जो सीरीज चला रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो भी ऑनलाइन पेपर का, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ऑनलाइन पेपर करना बहुत 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 आवश्यक है। इसलिए कुछ कीजिए ना कीजिए, ऑनलाइन पेपर लास्ट तक ज़रूर करके जाइए और इसको अच्छा से गहनता के साथ कीजिए, पूरा एनालिसिस के साथ कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि जो भाषा आ रही है, इसकी पूछने का जो तरीका है, खास करके लैंग्वेज पर कैसा है। अगर हिंदी मीडियम में वाले हैं तो खास करके हिंदी को देखिए कि कैसे घुमा घुमा के ये ऑप्शन बना रहा है, और हिंदी में कुछ शब्द आपको ज़रा घबराने का देगा कि आप घबराहट में हो जाएगी आपको पढ़ करके, क्योंकि चूँकि होती क्या है कि इंग्लिश को ट्रांसलेट कर लेता है गूगल वाला, उसी कारण हिंदी बढ़ जाता है थोड़ा टफ। लेकिन आप जब इसको अच्छे से पढ़िएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से लैंग्वेज पर पकड़ बन जाएगी। तो उसी करीब में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, बस यही कहेंगे कि इसको आप इस पूरा सीरीज को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त और लाजवाब आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वह पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं जी? तो आपको पता होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है वह ऐसा मूल्यांकन हो जाता है जो कंटिन्यूअस चलता है और साथ में विकास के सभी आयाम को वह अपने अंदर समाहित कर लेता है। व्यापक शब्द का मतलब ये होता है और सतत मतलब कंटिन्यूअस। तो यहाँ पूछ रहा है कि सतत से क्या अभिप्राय है। सवाल यही पूछा है कि सतत से क्या अभिप्राय है, जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। तो देखिए, सतत से क्या अभिप्राय है कि अध्यापन के दौरान पढ़ाने के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना। यानी जब आप पढ़ा रहे होंगे उसी समय विभिन्न तरह का उपकरण का प्रयोग कीजिएगा, विभिन्न तरीके से अपना करके अलग अलग मेथड के द्वारा छात्रों का साथ साथ में आप मूल्यांकन भी कर लीजिएगा एवं उनकी सहायता भी कर लीजिएगा, उसमें फीडबैक भी उसको दे दीजिएगा। क्या यह इसका अर्थ होता है सतत का? क्या यह होता है कि अंकों या ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना? क्या ये होता है? देखिए, जब बात अंक ग्रेड या इससे छात्रों को उपलब्धि का तुलना करना है ना, तो इस तरह का ऑप्शन को आप सिरे से नकार दीजिए, काट दीजिए। ये आपका सीख लीजिए आप कैसे ऑप्शंस को काटते हैं। उसके बाद निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। औपचारिक पेपर पेंसिल जो हम परीक्षा लेते हैं वो फॉर्मल टाइप से, तो वह क्या हो जाता है, वो तो ये है निरंतर वह तरीका है जो अभी से चला आ रहा है, वह निश्चित समय पर होता है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट। तो ये फॉर्मेटिव लीजिएगा तो वह लास्ट के ईयर के अंत में होता है और समेटिव साथ साथ चलता है। तो इसी दौरान ये निश्चित अंतराल पर जब लीजिएगा तो ये नहीं होगा, सतत का अर्थ ये नहीं हो जाएगा। साथ में समय समय बच्चों के स्मरण एवं प्रत्याह्वान की योग्यता का मापन करना। ऐसा भी नहीं है जो बच्चा समय समय पर जो उसके मेमोरी होता है उसको आप रिकॉल करके उसका योग्यता के आधार पर आप मापन कर रहे हैं, क्या वह मापन का सतत का या अभिप्राय है? तो ऐसा भी नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन वही राइट है और वही ऑफिशियल की में आपका आंसर भी दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका कि शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा पूछ रहा है कि किस प्रकार के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य को, क्या वह कौशल प्रवीणता प्राप्त करने के लिए, या असफलता से बचने वाले लक्ष्य को, या असफलता से स्वीकार लक्ष्य को, या फिर आत्मपराजित लक्ष्य को। थोड़ा सा हिंदी टफ होगा, लेकिन हिंदी उतना टफ भी नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस को समझिए कि शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो गोल बनाना चाहिए शिक्षा को, वह बच्चा जो गोल बनाता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उसको कैसे किस प्रकार के लक्ष्य को आप प्रोत्साहित कीजिएगा कि इस तरह का आपको करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। तो असफलता स्वीकार लक्ष्य को बच्चों को जो है ना स्वीकार करना चाहिए, ये जो है ना महत्वपूर्ण हो जाता है। असफलता स्वीकार लक्ष्य का मतलब हुआ कि आप फेल्यूर को भी एक्सेप्ट करना सीखिए। आप सफलता को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप असफल हो जाते हैं किसी चीज़ में तो आप सिर पटकने लगते हैं या फिर दोषी ठहराने लगते हैं या फिर उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं प्रभाव तो करता ही है, लेकिन आपको इससे बाहर आना चाहिए और आप उसको भी स्वीकार कीजिए, असफलता को भी। यही कह रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा समावेश का नियम है? देखिए, ये समावेशी शिक्षा से
5 या 10 क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो समावेश का नियम पूछ रहा है कि समावेश का कौन सा नियम है, समावेश का कौन सा नियम है, तो ये पूछा है। तो विभेदन भेदभाव कभी भी नहीं, समावेश का बात होता ही है तो विभेदन की बात नहीं होती है। मानकीकृत अनुदेशन ये भी नहीं होता, स्टैंडर्डाइज नहीं होता है समावेशन में। व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करना, वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन सही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप एक्सेप्ट कीजिए, है ना। पृथक्करण और नामांकित, कभी भी पृथक्करण या करने की बात आए अलग करने का, तो वह तो समावेशन होगा ही नहीं। समावेशन मतलब एक साथ लेके चलना सारे बच्चों को, उसके अंदर जो भी कमजोरियां है, कोई तेज है, कोई कमजोर है, कोई अलग अलग फीडबैक, अलग अलग बैकग्राउंड से, सबको एक साथ लेके एक ही छत के नीचे जब आपको शिक्षा देते हैं तो वही समावेशन कहलाता है। बाकी तो थ्योरी तो है नहीं, ज़्यादा स्पष्ट करेंगे। चलिए फिर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा को आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब आंशिक का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देता है उसको, ऐसा नहीं कि वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसको दिखाई देता है पर दिखने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, उसी को कहते हैं आंशिक रूप से। एक तो उसे क्या करना चाहिए, एक बच्चा को जो आंशिक रूप से देख सकता है तो उसे क्या करना चाहिए, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए या उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी बच्चे को अलग करने की बात आए तो काट दीजिए। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूलों में डालना चाहिए, क्या यह सही है, या बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। देखिए ये भी गलत ऑप्शन होगा। क्यों गलत होगा, लग रहा होगा दोनों सेमी सेमी 3 और 4, लेकिन नहीं, यहाँ बोल रहा है समावेशन प्रावधानों वाला पालन करें नियमित स्कूल में। जहाँ समावेशन को प्रावधान किया जाता है वहाँ हर बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा जाता है। अगर वो आंशिक रूप से कमजोर है देखने में तो उसको आगे बैठाएंगे, अलग तरह की व्यवस्था कर लेंगे, वो इस तरह का समावेशी स्कूल में ऐसा होता है। लेकिन यह करा है कि बिना उसकी कोई भी प्रावधान ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जूझने देना चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चों को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आप समझ गए होंगे, ये भी कट गया और ये आपका ऑप्शन सही निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, अच्छा सेम ही आ गया, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी, सृजनात्मकता में सहायक होगी। ये शब्द जो सृजनात्मक शब्द है ना, सृजनात्मकता को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये होता है क्रिएटिव, है ना, क्रिएटिविटी बोल सकते हैं इसको, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। जब कोई बालक स्वयं कुछ नया करता है ना तो उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। नया सोच, नया थिंकिंग, नया कुछ कर जाना, वही क्रिएटिविटी कहलाता है। और वही कहता है कि कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी, हेल्पर होगा, उसको क्रिएटिविटी बढ़ाने में वह क्या होगा, सहायक होगा, हेल्प होगा। तो कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, देखिए इमेजिनेशन करना भी क्रिएटिविटी को दिखाता है। मान लीजिए कोई बच्चा कहानी करके एक अच्छा कहानी लिख लेता है, इमेजिनेशन करके, कल्पना करके, तो वह भी तो क्रिएटिविटी हुआ। तो ये पहला वाला तो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला विचार मंथन पर बल देना, ये भी सही बात है कि विचार मंथन पर भी बल देना, यानी थिंकिंग के लिए पर जो है ना उस पर वो अगर बेहतर से बेहतर थिंकिंग कर पाता है तो वो भी क्रिएटिविटी की वह क्या है, संकेत है, क्रिएटिव बालक है वो। अभिसारी चिंतन पर बल देना, ये अभिसारी जो बोल दिया ना, इसको काट दीजिए, अभिसारी नहीं होना चाहिए, यहाँ वही होता अपसारी होता ना, अपसारी होता तो यह बेस्ट होता है ना, लेकिन अभिसारी हो गया तो गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि जब अपसारी, इसको हिंदी में कहते हैं, अपसारी को अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जेंट, यानी थिंकिंग बच्चा का होना चाहिए डाइवर्जेंट टाइप का होना चाहिए। एक ही तरह से एक ही वे में ना सोचे बच्चा, डिफरेंट वे में सोचे, डिफरेंट एस्पेक्ट में सोचे उस चीज़ को, तब उसे हम कहते हैं अपसारी थिंकिंग। और जब बात एक ही बिंदु पर सोचने की हो या एक ही वे में सोचने की हो, वन ए चीज़ को, एक ही एस्पेक्ट को देख रहे हैं किसी भी समस्या को, तो वो होता अभिसारी जो आपको दिया हुआ है, अभिसारी दिया हुआ है। तो ये दोनों का अंतर आप समझ गए, कभी होगा तो क्लासेस लेंगे। तो ये गलत हो जाए, कट जाएगा। असहमति के प्रति सहनशीलता, ये भी सही है कि असहमति के प्रति सहनशीलता, कोई अगर नकार देना तो सहनशीलता, सेंसिटिविटी हो तो वो क्रिएटिव बालक का ये सब भी लक्षण है। तो इसका मतलब हुआ आपका 4 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कि एक स्वर चिंतन आत्म विमोह
यानी जो स्वयं में सोचता है ऐसा बालक है। वाले छात्रों को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलाप को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है। ऐसा बालक है जो अकेले रहना, अपने अंदर अपने आप में सोचना पसंद करता है, उसे सामूहिक क्रियाकलाप करने में कठिनाई होता है। वह एकाहारी बालक है, अकेले अकेले रहना पसंद है उसको। तो उसको सहायता करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, इस बात पर भी पकड़ लीजिएगा। नहीं, जहाँ भी देखें थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा आप लोग। कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, ऐसा पूछा है। तो सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त लिखित सामग्री देते हैं तो ये सही है, ये ठीक है। ये समावेशी विधि की दृष्टिकोण इसको कह सकते हैं हम। बच्चों को कम शोर वाले या विश्रांत वातावरण में, जो बड़ा शांत वातावरण है, वहाँ युग्मों में, पेयर में कार्य करने की अनुमति देना, उसको वर्क करने का उसे अवसर देना, कार्य करने की अनुमति देना, ये भी समावेशन को दिखाता है। बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना बिल्कुल समावेशन को नहीं दिखाता। समावेशन का अर्थ ही है कि बच्चा कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों न हो, उसको एक ही छत के नीचे आप जब शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो वही समावेशन कहलाता है। तो जब ही बात कर दें कि विशिष्ट स्कूल में भेजे तो बात समावेशन की कहाँ हो गई, तो ऐसे कट गया जाए। समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। ऐसा नहीं है कि समान कक्षा में आप जो काम करने वाला ट्यूटर, स्पेशल ट्यूटर है, उसको आप कर दिए और उसको वह ठीक कर देगा आकर के, ऐसा नहीं है। उस समावेशन दृष्टिकोण यह नहीं हुआ, तो ये कट गया। तो आपका सबसे अच्छा समावेशन दृष्टिकोण कौन हो गया? तो इसमें कौन दृष्टिकोण नहीं है? अच्छा नहीं है, ये तो सही है ना। ये तो देखिए थोड़ा सा मिस हो गया, आप लोग क्वेश्चन को हमने भी नहीं है दिया हुआ है, तो इसको आप समझिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। अब जब होता क्या है कि जब हम बच्चे को जो है ना, जो बच्चा में थोड़ा कमी होता है तो उस बच्चे को हम समान कक्षा में ही, समान कक्षा बोला है, समान कक्षा में ही उसको हम उसका मदद दे देते हैं। उसको कुछ स्पेशल, उसको ट्यूटर की ज़रूरत है अलग से, तो उसको देते हैं। तो ये भी समावेशन का ही लक्षण है। तो कौन नहीं होगा जी? बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, यही लक्षण नहीं है समावेशी दृष्टिकोण का, यही समावेशी दृष्टिकोण नहीं है, और यही आंसर है आपका। तो आपको आंसर मिल गया होगा, आंसर तो आपको बिल्कुल मिल गया होगा। देखिए इस सब में आंसर आपका मिल गया। ये आपका आंसर क्या है? ये 3 नंबर का आपका ऑप्शन है। 3 नंबर जो है यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षकों को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उसको। दूसरा है के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कभी कभी अनुमति नहीं देना चाहिए, तो कोई भी नहीं। सजा तो बिल्कुल ही नहीं, ये तो बहुत आसान है। तो इस तरह से जब भी नकारात्मक बात आए, हतोत्साहित करना, अलग करना, है ना, तुलना करना, प्रतियोगिता में करवाना, ये सब जब भी ऑप्शन आए ना, काट दिया कीजिए इसको। अनुमति नहीं देना, ये सब कट जाएगा। सजा देना, दंड देना, ये सब तो और भी पहले ही काट दिया कीजिए देखते ही। पॉजिटिविटी में जब बात और नकारात्मक आए तो ये सब सही हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। तो शिक्षक को प्रश्न पूछने पर क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चा, ताकि अधिक से अधिक सवाल पूछे और उसका ज्ञान की बढ़ोतरी होगा। अब कथन, इस टाइप का भी सवाल आजकल पूछने लगा है। देखिए जी, कि कथन देता है और उसका कारण देता है, ठीक है, और उस पर पूछता है सवाल। देखिए कथन क्या है कि विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने, वाद विवाद करने, समूह कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि सीधे सीधे रट करके उगल देना कोई चीज़ के अलावा हम उसको क्या करेंगे? अधिक से अधिक क्रिएटिव बनाएंगे, शांत करेंगे, क्रियाशील करेंगे, एक्टिविटी करवाएंगे सामूहिक। तो यह सभी होनी चाहिए। यह कथन बिल्कुल सही लग रहा है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कारण देखा है, कारण में क्या लिखा है? कारण में लिख दिया ये कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। बहुत निष्कर्षता इस बात को यह निष्कर्षता बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो कौन हो जाएगा जी सही? कि ए और आर दोनों सही है। पहली तो बात ये दोनों सही है, तो गलत, दोनों गलत है, काट दीजिए। एक सही है, गलत है, काट दीजिए। अब दोनों बच गया। अब इसे बनाना ऐसे ही है आपको एग्जाम में। उसके बाद कहता है आर सही व्याख्या करता है ए की सही व्याख्या करता है आर, यानी शॉर्ट व्याख्या कर देता है, नहीं पूरा बात को वह संक्षेप में बता दिया। तो ये सही हो जाएगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला है कि उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दिखाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है जी? इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं उसे, इंटरनल
इंटरनल मोटिवेशन, है ना। तो बात दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मोटिवेशन की जहाँ भी बात आए तो बच्चा स्वयं अंदर से जब मोटिवेट होता है, किसी बाहरी चीज़ के लोभ लिप्सा या कारण से अगर मोटिवेट नहीं हुआ तो वह आंतरिक मोटिवेशन वो कहलाता है। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर अपने आप लग जाएगा। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए परीक्षा कर रही है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे कहा है कि 90 ऊपर लाने पर उसे घड़ी दिलाई देगी। तो वो एक्सटर्नल मोटिवेट है, घड़ी मिलेगा इसलिए बच्चा अधिक से अधिक मेहनत कर रहा है। रूमी अपनी गृह कार्य पूरा कर रही है, क्योंकि उसके माता पिता फिर से टीवी देखने को नहीं देंगे। अब टीवी देखने का वो लोभ दे दिया कि टीवी देखने देंगे अगर पहले तुम गृह कार्य कर लेगा तो ये भी क्या जी एक्सटर्नल हो गया। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि उसे रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर ला करके वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। बात फिर प्रशंसा पे आ रही है, यानी वह प्रोत्साहन के लिए, प्रशंसा के लिए जो काम कर रही है, यानी अध्यापिका का प्रशंसा के लिए, बाहर से को प्रशंसा की बात कर रहा है ना। तो वह भी क्या होगा, एक्सटर्नल मोटिवेटेड है। यहाँ पर भी अभी अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नई जानकारियां लेने में उसे रुचि है। अब ये बच्चा रवि बहुत अंदर से मोटिवेटेड है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वर्क जो बना रहा है वह इसलिए प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए विभिन्न स्रोत का पता, जो भी प्रोजेक्ट हो विभिन्न स्रोत का तलाश कर रहा है, क्योंकि उसको नया चीज़ खोजना बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा है। तो ये ही आपका सही इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण होगा। तो ये समझ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इनमें कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। चिंता को सामना करने में सहायता नहीं देती है। तो चिंता को सामना करने में सहायता कौन कौन देती है, तो छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना चाहिए। तो ये सहायता देती है, तो ये कट जाएगा। चलिए ठीक है। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देती है, ये भी सहायता देती है। यहाँ बोलता है नहीं देती है, तो ये भी कट गया। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करती है, ये भी पहचानने में, चिंता में उसको क्या करती है, सहायता देती है। तो ये भी कट जाएगा। देखिए हम कितना अच्छा से काट रहे हैं, बना रहे हैं, सवाल को पढ़ते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। कक्षा में छात्रों को ये प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना किया करना, तो ये चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। तो यही आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए आज बार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सवाल भी आया था सीटेट में, और इस बार भी भर के आएगा। कम से कम 2 4 5 तो समझ ही जाइए, आएगा ही, और हर शिफ्ट में आएगा। इसलिए आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लीजिएगा, इस चैनल पर भी पढ़ाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आराम से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर बल देती है, परीक्षा के लिए पढ़ना बिल्कुल नहीं, सिर्फ परीक्षा आएगा उसके लिए पढ़ना। स्मरण आधारित यानी मेमोरी करने के लिए नहीं जोर देती है इस बात पर। वेधन और अभ्यास बिल्कुल नहीं, वह ड्रिल एवं रोटेशन की बात नहीं करता है कि बार बार आप वेधन कर लिए, अभ्यास कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, ड्रिल कर लिए तो वह शिक्षा, ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था हो, बिल्कुल नहीं। समप्रत्ययी समझ, ये बिल्कुल सही है। समप्रत्ययी समझ क्या होता है जी, आपको पता होगा। समप्रत्ययी क्या होता है, तो समप्रत्ययी मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल, है ना, कॉन्सेप्चुअल है ना, अंडरस्टैंडिंग इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्सेप्चुअल पर बात, समझ पर आधारित, है ना, समझ पर आधारित जो अवधारणा पर यह बल देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। रचिता एक गणित अध्यापिका है, ठीक है। अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में, देखिए वो जो स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन नहीं था गणित में, प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का, इसके पीछे का उसका क्या उद्देश्य है, पहचानने में त्रुटियों का, वह जो है ना भाषा वाले प्रश्न में बच्चा जो है ना जो त्रुटियां कर रहा है तो उसको वह पहचान पा रहा है, तो उसके पीछे इसका क्या उद्देश्य, उस त्रुटियों को क्यों पहचान रहा है ये रचिता गणित की जो अध्यापिका है। तो अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करने के लिए वह गलतियां पकड़ रही है क्या, भाषा से संबंधित क्वेश्चन में, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, बिल्कुल भी नहीं, वह ये भी नहीं करेगी। दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देगा, अब जो त्रुटियां अधिक करेगा उसको कहेगा कि और तुम 20 40 50 ऐसा क्वेश्चन बना के लाओ, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले प्रश्न अधिक देना, ये भी नहीं होगा। अब जो त्रुटि किया उसको समझाने के बजाय हम उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम खाली अभ्यास ही करना शुरू कर दे तो नहीं ना होगा जी, तो ये भी नहीं होगा। त्रुटियों को समझना, देखिए वही बात है क्या, त्रुटियों को समझना, जो गलतियाँ है
है ना, जो मिस्टेक हुआ है उसको पहले समझिए, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। तो ये शिक्षिका वही काम कर रही है कि त्रुटियों को समझ रही है कि बच्चा को भाषा से रिलेटेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ही दिक्कत हो रही है, तो उस भाषा से रिलेटेड जो सवाल है उसको पहले हम समझें और उस पर ही वह चिंतन में समझने में उसको मदद करेगा, तब ना त्रुटियों को पकड़ेगा तब। तो इसीलिए यही हो जाएगा आपका सवाल। चलिए आगे बढ़े। आगे इनमें कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है, तो बना ही दिए ना जी, फिर से आ गया। चलिए हटाइए इसको, बस ख़त्म हो गया। बस 20 मिनट का वीडियो था। आप लोग लाइक सब्सक्राइबर कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आएंगे, यह मेरा वादा है। इसलिए प्लीज़ कर दीजिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।